नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मसूरी में समाज और अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करने के उद्देश्य से रोटरी क्लब मसूरी ने मंगलवार को वोकेशनल अवार्ड 2026 समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों से जुड़े 18 कर्मचारियों एवं अधिकारियों को उनकी कार्यनिष्ठा, ईमानदारी और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। तो रोटरी क्लब के अध्यक्ष दीपक अग्रवाल ने कहा कि जो कर्मचारी अपने दायित्वों का निष्ठा पूर्वक निर्वहन करते हैं, उन्हें सम्मानित करना समाज में सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देता है। कार्यक्रम अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि क्लब हर वर्ष ऐसे कर्म योगियों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने कार्यों से समाज के लिए प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। समारोह में चयनित सभी 18 कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन अन्य कर्मचारियों को भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि रोटरी क्लब वर्ष भर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कई जनहितकारी कार्य करता है। इनमें ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और सामाजिक सेवा प्रारूप प्रमुख रूप से शामिल है। सम्मान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों ने रोटरी क्लब का आभार व्यक्त करते हुए इसे भविष्य के लिए प्रेरणादायक बताया। वोकेशनल अवार्ड दिए जाते हैं। मसूरी की जो विभाग है उन सबको हम एक लेटर भेजते हैं जिसमें उनसे ये निवेदन किया जाता है कि जो भी कर्मचारी आपके सबसे श्रेष्ठ काम कर रहे हैं उसका हमें नाम निमित करके दें। उनका नाम जो निमित करके आता है हम उसे एक प्रमाण पत्र देते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। इससे जो बाकी जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी एक सीख मिलती है कि वो भी अच्छा काम करें और आगे से उनका नाम निमित करें और मसूरी के कितने और अच्छा काम करें। रोटरी मसूरी द्वारा हर वर्ष रोटरी वोकेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं। इस वर्ष भी रोटरी वोकेशनल अवार्ड 2026 का आयोजन रोटरी मसूरी द्वारा किया जाता है। इस वर्ष रोटरी द्वारा 23 संस्थाओं, विभागों, हॉस्पिटल के सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी, अधिकारी को सम्मानित करने का फैसला लिया गया और प्रयास किया जा रहा है। इस वोकेशनल अवार्ड दिए जाते हैं। मसूरी की जो विभाग है उन सब वहीं उत्तराखंड में आज से विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना VBG रामजी लागू कर दी गई है। इस नई योजना के तहत अब ग्रामीण श्रमिकों को वर्ष में कम से कम 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजना पूर्व में चल रही मनरेगा व्यवस्था के स्थान पर लागू की गई है। सरकारी जानकारी के अनुसार इस योजना में श्रमिकों को केवल पारंपरिक काम ही नहीं बल्कि ग्रामीण आजीविका से जुड़े विभिन्न कार्यों में भी लगाया जाएगा। इसमें जल संरक्षण, आपदा राहत कार्य और ग्रामीण विकास से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना को लेकर 11 मई को ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे, जबकि उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को इसका आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी किया। इसके बाद इसे राज्य में लागू कर दिया गया है। VBG रामजी योजना के तहत कुल 318 प्रकार के कार्य निर्धारित किए गए हैं। इनमें से 97 कार्य मरम्मत और मेंटेनेंस से जुड़े होंगे, जबकि 88 कार्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित होंगे। सरकार का मानना है कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और श्रमिकों की आजीविका मजबूत होगी। साथ ही विकास कार्यों में भी तेजी आएगी। वहीं हरिद्वार जिले के लक्सर कोतवाली क्षेत्र के अगोड़ा खुर्द गांव में एक युवक को चोरी के शक में ग्रामीणों ने पकड़कर पोल से बांध दिया और उसकी पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने युवक को कथित तौर पर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने कानून को अपने हाथों में ले लिया। सूत्रों के अनुसार आरोपी युवक भी इसी गांव का रहने वाला है। घटना के दौरान ग्रामीणों ने उसे पोल से बांधकर मारपीट की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बाद में जब मामला शांत हुआ तो ग्रामीणों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने घायल युवक को अपनी हिरासत में लेकर प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि युवक पर लगे आरोप कितने सही हैं और ग्रामीणों की तरफ से की गई कार्रवाई कितनी उचित थी। इस घटना ने इलाके में चर्चाओं का माहौल पैदा कर दिया है और पुलिस कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। वहीं उत्तराखंड की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट ने कई गंभीर खामियों की ओर ध्यान दिलाया है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 2959 सरकारी स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। वहीं 39 ऐसे स्कूल भी चिन्हित किए गए हैं जहां 33 शिक्षक तैनात हैं लेकिन एक भी छात्र नामांकित नहीं है। ऐसे संसाधनों के असंतुलित उपयोग और निगरानी की कमी का संकेत माना जा रहा है। रिपोर्ट में सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या और बढ़ते ड्रॉप आउट पर भी चिंताएं जताई गई हैं।
आयोग के अनुसार आर्थिक कारणों और माध्यमिक स्तर पर बढ़ते शिक्षा खर्च के चलते बड़ी संख्या में छात्र 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए नीति आयोग ने सिलेंडर मॉडल अपनाने की सिफारिश की है, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई एकीकृत स्कूल परिसरों में कराने का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2005 और 2006 में सरकारी स्कूलों में 71.13% छात्र पढ़ते थे, जो 2024 और 25 में घटकर 49.24% रह गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए शिक्षकों की नियुक्ति, बेहतर आधारभूत सुविधाएं और प्रभावी निगरानी बेहद जरूरी है। वहीं उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को आने वाले समय में बड़ा झटका लग सकता है। ऊर्जा निगम ने बिजली दरों में करीब 50% बढ़ोतरी का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजा है। इस प्रस्ताव के लागू होने पर उपभोक्ताओं पर लगभग 5,900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ने की संभावना जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार यह प्रस्ताव 2003 से लंबित ग्रॉस फिक्स्ड एसेट और ट्रांसफर स्कीम से जुड़े बकाये के आधार बनाकर तैयार किया गया है। ऊर्जा निगम लंबे समय से इस बकाये के भुगतान की मांग कर रहा था, लेकिन वित्त विभाग की आपत्ति के चलते ये मामला कैबिनेट स्तर पर भी मंजूरी नहीं पा सका। इसके बाद अब निगम ने इस वित्तीय भार को सीधे उपभोक्ताओं पर डालने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर इसे मंजूरी मिलती है तो वर्तमान बिजली दरों में लगभग 50% तक की वृद्धि हो सकती है। हालांकि विद्युत विनियामक आयोग ने अभी इस प्रस्ताव को केवल सुनवाई के लिए स्वीकार किया है और जनता से आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष ML प्रसाद ने स्पष्ट किया है कि प्राप्त सभी सुझावों और आपत्तियों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, जिसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस बीच उपभोक्ताओं की नज़र अब आयोग के फैसले पर टिकी हुई है। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को उप जिला चिकित्सालय मसूरी का निरीक्षण कर मरीजों से मुलाकात की थी और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिया था। इस दौरान ONGC CSR देहरादून के सहयोग से अस्पताल को मेडिकल उपकरण एवं मेडिकल किट भी उपलब्ध कराई गई। अस्पताल के CMS डॉक्टर खजान सिंह चौहान ने बताया कि अस्पताल में प्रतिदिन 250 से 300 मरीजों का उपचार किया जाता है और केवल 0.3% मरीजों को ही गंभीर स्थिति में रेफर करना पड़ता है। उन्होंने अस्पताल में पैरामेडिकल और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी का मुद्दा भी उठाया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी में स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत के बाद पहले चरण में डायलिसिस यूनिट शुरू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जबकि भविष्य में ICU की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम हाउस के निर्माण के लिए भूमि तलाशने का कार्य भी चल रहा है और स्थान मिलते ही निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं पर उठ रहे सवालों पर मंत्री ने कहा कि कुछ लोग बेवजह भ्रम फैलाते हैं, जबकि मसूरी में लगातार बेहतर चिकित्सा सुविधाएं विकसित की गई हैं। अस्पताल में स्टाफ की कमी भी जल्द दूर कर दी जाएगी। राजनीतिक सवालों पर उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा अगले चुनाव की तैयारियों में रहती है और 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। टिकट किसे मिलेगा इसका निर्णय पार्टी नेतृत्व करेगा, लेकिन वो हमेशा जनता की सेवा के लिए समर्पित रहेंगे। ये मसूरी का जो हॉस्पिटल अब उप जिला चिकित्सालय बन गया है, ये सिर्फ मसूरी नहीं, अगल बगल के खतूर नैनबाग तक के लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। आज मैंने नेशनल में पाया, जैसे मुझे बताया गया, एवरेज 400-500 की UPD यहाँ पर हो रही है। लगभग 40-45 अल्ट्रासाउंड पर डे यहाँ पर हो रहे हैं, 30-40 एक्सरे पर डे यहाँ पर हो रहे हैं। आज ONGC के माध्यम से कुछ इक्विपमेंट्स जो सर्जरी के लिए बहुत आवश्यक थे, वह हमने हॉस्पिटल को यहाँ पर दिए हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल मैंने कहा उप जिला चिकित्सालय बन चुका है और लोगों की विश्वास इस हॉस्पिटल पर है। और मैं यहाँ के अपने CMS को, पूरे डॉक्टर स्टाफ को, नर्सिंग स्टाफ को शाबाशी देता हूँ कि आप इस सेवा का काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। कुछ चीज़ों की, कुछ स्टाफ की कमी मुझे बताई गई है। हालांकि कल ही मैंने स्वास्थ्य मंत्री से बात की थी, और क्योंकि यहाँ से पेशेंट डायलिसिस के लिए देहरादून जाते हैं, शीघ्र ही हम डायलिसिस यूनिट यहाँ पर शुरू करेंगे और जो ICU है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो स्टाफ की व्यवस्था है वो यहाँ पर कराई जाएगी, ताकि यहाँ के स्थानीय नागरिकों को, आने वाले टूरिस्टों को स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर यहाँ पर मिल सके। वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा में लगातार हो रही बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस कमेटी ने विद्युत विभाग कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली, पानी और अन्य जन समस्याओं को लेकर सरकार और विभाग पर सवाल उठाए।
खटीमा विद्युत विभाग कार्यालय में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में बिजली और पानी की समस्या से आम जनता परेशान है। साथ ही उन्होंने अवैध खनन के मुद्दे पर भी गंभीर सवाल उठाए। वहीं महिला कांग्रेस नेत्री लक्ष्मी देवी ने भी बिजली कटौती को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि लंबे समय तक बिजली बाधित रहने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान बिजली विभाग के एसडीओ आलोक सचान ने बताया कि लोहिया हेड पावर प्लांट ओवरलोड चल रहा है, जिसके कारण समस्याएं आ रही है। उन्होंने कहा कि नया 132 केवी खटीमा सब स्टेशन को चार्ज करने का प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद है कि करीब एक हफ्ते में बिजली कटौती की समस्या से राहत मिल जाएगी। अभी केवल बिजली कटौती खटीमा क्षेत्र के अलावा पूरे राज्य में ही हो रही है। अभी गर्मी की मतलब भीषण गर्मी की वजह से पूरे प्रदेश में आज तक का पीक रिकॉर्ड हुआ है। पीक डिमांड गई है 1350 मेगावाट। उस वजह से सब जगह कहना ओवरलोडिंग हो रही है। बाकी लोग एसी चला रहे हैं एकदम, और उस वजह से कहना थोड़ा दिक्कत हो रही है। और बाकी लोहे भी हमारा 132 जो है उसकी वो भी ओवरलोड चल रहा है। उसके लिए हम अपना जो नया 132 केवी सबस्टेशन खटीमा है उसे हम चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उम्मीद है कि एक हफ्ते में हम चालू कर लेंगे उसे, जिससे क्या नाम ये जो लोकल कटौती है उससे निजात मिल जाएगी। वहीं प्रदेश भर में सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए आम आदमी पार्टी ने ऑपरेशन हॉस्पिटल अभियान शुरू किया है। इस क्रम में दिनेशपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे पार्टी के बंगाली प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि दिनेशपुर का सरकारी अस्पताल महज एक रेफर सेंटर बनकर रह गया है, जहां अधिकांश मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद दूसरे अस्पताल भेज दिया जाता है। अस्पताल में स्थायी चिकित्सकों, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और जरूरी संसाधनों की कमी को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा। सुभाष व्यापारी ने मांग की है कि अस्पताल को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए और क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। आप सब लोग आए और आपके माध्यम से जो आम आदमी पार्टी का पूरे स्टेट में एक कैंपेन चल रहा है स्वास्थ्य सेवाओं को लेके। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इस वजह से एक ऑपरेशन हॉस्पिटल करके एक कैंपेन चल रहा है पूरे स्टेट में। और आज 25 तारीख है, 25 और 26 ये जून, ये दोनों दिन ये कैंपेन चलेगा पूरे स्टेट में। तो उसी के रिगार्डिंग आज दिनेशपुर हॉस्पिटल का हमने निरीक्षण किया। और हालांकि ये निरीक्षण पहला निरीक्षण नहीं है, हमने इससे पहले 2023 में भी इसी गदरपुर विधानसभा की चारों सरकारी अस्पताल के सामने हमने धरना भी किया था। और दिनेशपुर के हॉस्पिटल के लिए खास तौर से हमने इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की हमने। वहीं लंबे इंतजार के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून ने उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है और कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मानसून की उत्तरी सीमा वर्तमान में राज्य के कई हिस्सों से होकर गुजर रही है और आने वाले 2 से 3 दिनों में ये शेष क्षेत्रों में भी पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। इससे पूरे उत्तराखंड में मानसून की बारिश का प्रभाव और व्यापक होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज से अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कुछ इलाकों में बेहद भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। विभाग का कहना है कि मौजूदा मौसम प्रणाली के तहत पंजाब से लेकर उत्तर बंगाल की खाड़ी तक एक सक्रिय मौसमी द्रोणिका बनी हुई है, जिससे प्रदेश में पर्याप्त नमी पहुंच रही है। इसके अलावा 2 जुलाई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होने की संभावना है, जिसके कारण बारिश की तीव्रता और बढ़ सकती है। मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह भी दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।